ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सीरियल गॉसिप्स को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड में अपराजिता रक्षित की तलाश में चाय की दुकान के आसपास भटक रही होती है। तभी छोटू उसका दुपट्टा पकड़ लेता है। अपराजिता नीचे बैठकर उससे पूछती है कि क्या उसने रक्षित को कहीं देखा है। छोटू उसकी बात समझने की कोशिश करता है और फिर उससे अपने पीछे आने का इशारा करता है। अपराजिता बिना देर किए उसके साथ चल पड़ती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद छोटू उसे रक्षित तक पहुंचा सकता है। दूसरी तरफ मालती पुलिस इंस्पेक्टर से रामगोपाल को छोड़ने की गुहार लगाती है। वह कहती है कि उसके पति ने कुछ नहीं किया और वह पूरी तरह निर्दोष है। वहीं आसपास खड़े पड़ोसी शर्मा परिवार को लेकर तरह तरह की बातें करने लगते हैं। कोई कहता है कि इस परिवार की जिंदगी किसी टीवी सीरियल से कम नहीं है, तो कोई कहता है कि यहाँ हर दिन एक नया तमाशा देखने को मिलता है। अविनाश पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाता है और कहता है कि पुलिस बेगुनाह लोगों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकती। उसकी बात से गुस्से में आकर इंस्पेक्टर उसे थप्पड़ मार देता है। इसके बाद पुलिस रामगोपाल और अविनाश दोनों को जीप में बैठाकर वहां से ले जाती है। मालती उन्हें रोकने के लिए जीप के पीछे दौड़ती है, लेकिन रास्ते में उसका पैर फिसल जाता है और वह गिर जाती है। रश्मि और आराध्या तुरंत उसके पास पहुंचती हैं और उसे संभालती हैं। इधर छोटू अपराजिता को शहर के मॉल के पास लेकर पहुंचता है। मॉल बंद होने की वजह से वहां तैनात सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर जाने से रोक देता है। अपराजिता उसे समझाती है कि वह चोरी करने नहीं आई है, बल्कि एक ऐसे इंसान को ढूंढ रही है जो लापता है और छोटू उसे यहाँ लेकर आया है। गार्ड छोटू को देखकर मजाक में पूछता है कि क्या ये कोई पुलिस वाला कुत्ता है। वह अपराजिता से कहता है कि अगर उसका कोई सामान या व्यक्ति खो गया है तो उसे पुलिस में शिकायत करनी चाहिए। अपराजिता परेशान होकर सोचती है कि आखिर रक्षित कहाँ हो सकता है और छोटू उसे यहाँ क्यों लेकर आया है। वहीं दूसरी ओर रक्षित एक ठंडे स्टोरेज रूम में बेहोश पड़ा हुआ है। कुछ देर बाद उसे होश आता है। वह खुद को उस जगह देखकर हैरान हो जाता है और भगवान से शिकायत करते हुए कहता है कि अगर उसे कहीं भेजना ही था तो कश्मीर या स्विट्जरलैंड भेज देते। उसे इस बर्फ जैसे ठंडे कमरे में क्यों डाल दिया। वह आसपास देखते हुए आवाज लगाता है कि क्या वहां कोई मौजूद है। रक्षित दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। वह पूरी ताकत लगाकर दरवाजा पीटता है, लेकिन इसी कोशिश में उसका हाथ पूरी तरह चोटिल हो जाता है। दर्द के कारण वह नीचे गिर जाता है और दोबारा बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद दुबे अपराजिता को फोन करते हैं और पूछते हैं कि क्या उसे रक्षित के बारे में कोई जानकारी मिली। अपराजिता बताती है कि वह रक्षित को ढूंढते हुए टाउन मॉल तक पहुंच गई है। दुबे उसे बताते हैं कि पुलिस की जानकारी के मुताबिक रक्षित की आखिरी लोकेशन भी इसी इलाके के आसपास मिली थी। ये सुनकर अपराजिता को भरोसा हो जाता है कि वह सही जगह पर है। दुबे उसे रामगोपाल और अविनाश की गिरफ्तारी के बारे में भी बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन नेटवर्क खराब होने के कारण अपराजिता उनकी पूरी बात नहीं सुन पाती। वह फोन काटकर फिर रक्षित की तलाश में जुट जाती है। उसे महसूस होता है कि रक्षित शायद यहीं कहीं उसके आसपास है। अपराजिता दोबारा मॉल के गेट पर पहुंचती है। सिक्योरिटी गार्ड उसे देखकर फिर रोकता है और पूछता है कि आखिर वह अंदर क्यों जाना चाहती है। वह उसे वहां से जाने के लिए कहता है। अपराजिता छोटू की तरफ देखकर कहती है कि उन्हें किसी भी हालत में रक्षित को ढूंढना होगा। छोटू अचानक गार्ड का ध्यान भटकाने के लिए जोर जोर से भौंकने लगता है। गार्ड कुछ पल के लिए उसकी तरफ चला जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर अपराजिता मॉल के अंदर घुस जाती है और रक्षित को ढूंढना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में अविनाश इंस्पेक्टर से कहता है कि रामगोपाल के साथ किसी अपराधी जैसा व्यवहार ना किया जाए, लेकिन इंस्पेक्टर गुस्से में उसे फिर थप्पड़ मार देता है। रामगोपाल तुरंत उसे रोकते हुए कहते हैं कि अविनाश को मत मारो। वह इंस्पेक्टर से विनती करते हैं कि उनके परिवार ने कुछ गलत नहीं किया है। रामगोपाल उससे भी पूछते हैं कि आखिर रक्षित कहाँ है और क्या उसे सच में लगता है कि अपराजिता उसके बेटे को नुकसान पहुंचा सकती है। सुधा गुस्से में जवाब देती है कि जब से अपराजिता रक्षित की जिंदगी में आई है तब से उसके बेटे ने सिर्फ दर्द देखा है। वह कहती है कि आखिर रक्षित ने सिर्फ एक लड़की से प्यार ही तो किया था, लेकिन उसके बदले उसे क्या मिला। सुधा चेतावनी देती है कि अगर रक्षित को कुछ हुआ तो वह किसी को नहीं छोड़ेगी।
रामगोपाल उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वह गलत सोच रही है और अपराजिता ऐसा कभी नहीं कर सकती। सुधा फिर पुलिस इंस्पेक्टर पर भड़कती है और पूछती है कि उसने अभी तक अपराजिता को गिरफ्तार क्यों नहीं किया। इंस्पेक्टर अपनी गलती मानते हुए रामगोपाल और अविनाश को पूछताछ वाले कमरे में ले जाने का आदेश देता है। मोहित सुधा को शांत कराने की कोशिश करता है। इधर रक्षित को फिर होश आता है। वह अपने घायल हाथ को रूमाल से बांधता है ताकि खून रुक सके। वह खुद से कहता है कि अभी उसका मरना संभव नहीं है। वह मजाक करते हुए भगवान से कहता है कि वह काफी महत्वपूर्ण इंसान है और बहुत से लोग उसे पसंद करते हैं। इसके बाद उसका चेहरा गंभीर हो जाता है और वह कहता है कि उसे अपराजिता के पास वापस जाना है। उधर अपराजिता मॉल के अंदर लगातार रक्षित का नाम पुकारती हुई उसे खोज रही है। वह भगवान से प्रार्थना करती है कि किसी तरह उसे रक्षित का पता मिल जाए। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक चीज पर जाती है। तक उसे जाते हुए देखती रहती है। मोहित उसके पास आकर मुस्कुराता है और कहता है, देख रहा हूं, दो दिल धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। अपराजिता तुरंत कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरे बॉस हैं और मैं उनकी कर्मचारी, बस इतना ही रिश्ता है। मोहित मुस्कुराकर उसकी बात सुनता रहता है। अपराजिता अपनी टीम के साथ प्रेजेंटेशन की तैयारी शुरू कर देती है। तभी एक सहकर्मी की नजर उसके कान पर जाती है। वह कहती है, अपराजिता, तुम्हारा एक ईयरिंग नहीं है। अपराजिता अपने कान को छूती है और अचानक उसे पिछली रात याद आ जाती है। उसे तुरंत शक होता है कि ईयरिंग रक्षित के कमरे में ही गिरा होगा। उसी समय दूर खड़ा रक्षित उस ईयरिंग को अपनी जेब से निकालकर देख रहा होता है। वह अपराजिता की तरफ बढ़ता है और ईयरिंग उसे दिखाता है। अपराजिता की आंखों में खुशी आ जाती है, लेकिन तभी इरा वहां आ जाती है। रक्षित तुरंत ईयरिंग को अपने हाथ में छिपा लेता है। अपराजिता उसकी इस हरकत को नोटिस करती है। उधर ऑफिस के स्टोर रूम में एक रहस्यमयी व्यक्ति चुपके से प्रवेश करता है। वह वही पुराना कंप्यूटर चालू करता है और कुछ फाइलें खोलने लगता है। उसका चेहरा दिखाई नहीं देता। वह भारद्वाज ऑफिस की महत्वपूर्ण जानकारी दोबारा हासिल करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी बाहर से कदमों की आवाजें आती है। अपराजिता स्टोर रूम की तरफ बढ़ रही होती है। गद्दार तुरंत कंप्यूटर बंद करता है और कमरे के एक कोने में छिप जाता है। अपराजिता अंदर पहुंचती है। वह चारों तरफ देखती है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। उसे शक होती है, लेकिन वह तुरंत अपनी भावनाओं को छिपा लेता है। उधर नीचे हॉल में सुधा बेचैनी से टहल रही होती है। वह नौकर किशन से पूछती है कि क्या रक्षित ने खाना खा लिया। किशन बताता है कि उसने रक्षित के कहने पर खाना कमरे में रख दिया था, लेकिन उसने अपनी आंखों से उसे खाते हुए नहीं देखा। ये सुनते ही सुधा परेशान हो जाती है। वह कहती है कि उसका बेटा भूखा नहीं रह सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, वह खुद जाकर उसे खाना खिलाएगी। शीला तुरंत उसे रोकती है। वह कहती है कि अगर सुधा इस तरह बार बार उसके पीछे जाएगी, तो रक्षित कभी अपराजिता को भूल नहीं पाएगा। उसे अपने दिल को मजबूत रखना होगा। लेकिन एक माँ अपने बेटे की भूख कैसे देख सकती है? सुधा शीला की एक नहीं सुनती और रसोई से गर्म खाना लेकर सीधे रक्षित के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। कमरे के अंदर जैसे ही सुधा की आवाज सुनाई देती है, अपराजिता घबरा जाती है। वह जल्दी से इधर उधर नजर दौड़ाती है और छिपने की जगह ढूंढने लगती है। आखिरकार वह बिस्तर के नीचे छिप जाती है। उसी समय सुधा कमरे में प्रवेश करती है। उसके हाथ में खाने की प्लेट होती है। वह प्यार से रक्षित से कहती है कि उसने जरूर कुछ नहीं खाया होगा। रक्षित तुरंत झूठ बोल देता है कि वह खाना खा चुका है। सुधा तुरंत सवाल करती है, अगर खाना खा लिया है तो प्लेट कहाँ है? रक्षित एक पल के लिए घबरा जाता है। उसे याद आता है कि प्लेट तो अभी भी अपराजिता के पास है। वह किसी तरह बात संभालते हुए कहता है कि शायद उसने प्लेट बाहर रख दी होगी। सुधा उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। वह दूसरी प्लेट लेकर उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगती है। उसी समय शीला भी कमरे में आ जाती है। उसकी नजर खुली हुई बालकनी की खिड़की पर पड़ती है। वह तुरंत कहती है, देखो, मैंने कितनी बार कहा है, रात में खिड़की बंद रखा करो।
नहीं तो मच्छर भी आ जाते हैं और जाने कैसी कैसी चुड़ैलें भी। रक्षित अनजाने में मुस्कुराकर बोल देता है, चुड़ैल तो पहले ही पाइप चढ़कर अंदर आ चुकी है। बिस्तर के नीचे छिपी अपराजिता उसकी बात सुन लेती है। उसके चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो जाती है। उसे महसूस होता है कि रक्षित अभी भी उससे कितना नाराज है। शीला कमरे को देखते हुए कहती है कि इतना बड़ा कमरा खुला छोड़ना ठीक नहीं है। रक्षित तुरंत बात बदल देता है ताकि किसी को शक न हो। उसकी घबराहट देखकर सुधा हल्का सा मुस्कुरा देती है। रक्षित वह मुस्कान देखकर भावुक हो जाता है। वह कहता है कि बहुत दिनों बाद उसने अपनी मां के चेहरे पर मुस्कान देखी है। शीला तुरंत कहती है कि सुधा उससे नाराज है, लेकिन सुधा सिर हिलाकर कहती है कि वह अपने बेटे से कभी नाराज नहीं हो सकती। उसकी नाराजगी सिर्फ दो लोगों से है, मालती और अपराजिता से। वह भारी आवाज में कहती है, न जिस लड़की की वजह से मेरा बेटा इस हालत में पहुंचा, वह तुम्हारे लायक कभी नहीं हो सकती। यह शब्द बिस्तर के नीचे छिपी अपराजिता के दिल पर तीर की तरह लगते हैं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन वह आवाज तक नहीं करती। रक्षित यह सब महसूस करता है। वह बात बदलते हुए सुधा से कहता है कि अब उसे अपनी दवा लेकर आराम करना चाहिए। वह किसी तरह सुधा और शीला को कमरे से बाहर भेज देता है। दूसरी तरफ रश्मि और अविनाश एक सुनसान जगह पर मिलते हैं। रश्मि ये भावुक होकर कहती है कि वह उससे उस समय से प्यार करती है जब उसे प्यार का मतलब भी नहीं पता था। अविनाश उसका हाथ पकड़कर कहता है कि उर्मिला कभी भी उनकी शादी के लिए राजी नहीं होगी, इसीलिए अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। वह कहता है कि उन्हें घर छोड़कर भाग जाना चाहिए। शादी के बाद जब सब कुछ शांत हो जाएगा, तब उसका परिवार उन्हें स्वीकार कर लेगा। रश्मि डर तो जाती है, लेकिन अविनाश का भरोसा देखकर चुप हो जाती है। उधर मालती बार बार अपराजिता को फोन करती है, लेकिन हर बार कॉल बिना जवाब के कट जाती है। तभी उर्मिला गुस्से में वहां पहुंचती है। वह बताती है कि प्रभा ने अपनी आंखों से अविनाश और रश्मि को साथ जाते हुए देखा है। इतनी देर हो गई है, लेकिन रश्मि अब तक घर नहीं लौटी। मालती कहती है कि शायद कोई गलतफहमी हो, लेकिन उर्मिला गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है कि अविनाश रश्मि को लेकर भाग गया है। मालती यह सुनकर पूरी तरह हैरान रह जाती है। दूसरी तरफ रक्षित किसी तरह सुधा को उसके कमरे तक छोड़कर वापस लौट आता है। जैसे ही वह अपने कमरे में प्रवेश करता है, उसकी नजर दरवाजे के पास खड़ी अपराजिता पर पड़ती है। कुछ पल के लिए दोनों बिना कुछ कहे एक दूसरे को देखते रहते हैं। कमरे में खामोशी छा जाती है। रक्षित गहरी सांस लेकर कहता है, अब तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए। अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। अपराजिता उसकी आंखों में देखते हुए धीमे स्वर में कहती है, मैं सिर्फ तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। तुम जितना खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करते हो, उतना ही अंदर से टूट रहे हो। अपराजिता बिना कुछ कहे उसकी बात मान लेती है। दोनों धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ते हैं। तभी नीचे से सुधा की आवाज आती है। वह रक्षित को पुकारती है। रक्षित तुरंत अपराजिता को सीढ़ियों के मोड़ के पीछे छिपा देता है और खुद नीचे चला जाता है। सुधा उससे पूछती है, तुम अभी तक जाग रहे हो? रक्षित सामान्य बनने की कोशिश करते हुए कहता है, बस नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए थोड़ा टहल रहा था। सुधा उसे अपने साथ कमरे तक चलने के लिए कहती है। रक्षित मजबूरी में उसके साथ चला जाता है। जैसे ही दोनों वहां से जाते हैं, अपराजिता राहत की सांस लेती है। इसी दौरान नीचे हॉल में मोहित की नजर अपराजिता पर पड़ जाती है। वह हैरानी से पूछता है, अरे तुम यहाँ इस वक्त? अपराजिता मुस्कुराकर कहती है, रक्षित को मनाने आई थी। मोहित हंसते हुए पूछता है, और अंदर आई कैसे? अपराजिता धीरे धीरे उसे पूरी कहानी बता देती है। कैसे वह पाइप के सहारे बालकनी तक पहुंची, कैसे बिस्तर के नीचे छिपी रही और कैसे किसी तरह पकड़े जाने से बच गई। मोहित उसकी पूरी बात सुनकर मुस्कुरा देता है, फिर गंभीर होकर कहता है, इतना सब कोई सिर्फ दोस्ती के लिए नहीं करता। अपराजिता, अब भी कहोगी कि तुम्हें रक्षित से प्यार नहीं है?
मोहित का सवाल सुनते ही अपराजिता बिल्कुल चुप हो जाती है। तुरंत कह देता है, नहीं, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें सुलझाने की नहीं, तोड़ देने की जरूरत होती है। यह कहकर वह धागा तोड़ने की कोशिश करता है और खुद तो निकल जाता है, लेकिन अपराजिता का दुपट्टा अब भी फंसा रह जाता है। अपराजिता उसे रोकते हुए कहती है, मैं अभी भी फंसी हुई हूं, कम से कम मेरी मदद तो कर दो। लेकिन रक्षित बिना पीछे देखे जवाब देता है, दूसरों की मदद करके मैंने हमेशा खुद को तकलीफ दी है, अब हर किसी को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। रक्षित के जाते ही अपराजिता उसकी तरफ देखते हुए मन ही मन कहती है, आज तुमने सिर्फ धागा छोड़ा है, लेकिन मैं हमारा रिश्ता कभी नहीं छोड़ूंगी। एक दिन सब कुछ फिर से ठीक करके रहूंगी। उधर रोहन खुशी खुशी कैफे के बाहर खड़ा आराध्या का इंतजार कर रहा होता है। आराध्या उसे देखते ही चौंक जाती है और पूछती है, तुम यहाँ कैसे? रोहन मुस्कुराकर कहता है, अपराजिता दीदी ने फोन करके कहा था कि तुम मुझसे मिलना चाहती हो। मुझे लगा शायद तुम हमारे रिश्ते को एक और मौका देना चाहती हो। वह अपराजिता को कॉल करने लगता है, लेकिन आराध्या तुरंत उसका हाथ रोक देती है। वह मुस्कुराने का नाटक करते हुए कहती है, पहले कॉफी पी लेते हैं, फिर बात करेंगे। रोहन खुशी खुशी उसके साथ अंदर चला जाता है, जबकि आराध्या के दिमाग में सिर्फ विवान चल रहा होता है। ऑफिस में अकेली बैठी अपराजिता पुराने कंप्यूटर को ठीक करने की कोशिश करती है। काफी मेहनत के बाद सिस्टम ऑन हो जाता है, लेकिन स्क्रीन पर जो जानकारी दिखाई देती है उसे देखकर अपराजिता के होश उड़ जाते हैं। वह देखती है कि यह कंप्यूटर कई दिनों से इस्तेमाल हो रहा था। हाल ही में इसमें फाइलें खोली गई थीं, डेटा कॉपी हुआ था और कुछ बेहद गोपनीय कंपनी डॉक्यूमेंट भी एक्सेस किए गए थे। अपराजिता हैरानी से सोचती है, ये तो अरविंद सर का पुराना सिस्टम है, फिर इसमें नई एक्टिविटी कैसे हो सकती है? वह एक एक लॉग देखने लगती है। अचानक उसे एहसास होता है कि कंपनी के पिछले 3 कॉन्ट्रैक्ट लीक होने के पीछे कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि ऑफिस का ही कोई कर्मचारी है। वह धीरे से कहती है, मतलब गद्दार यही है, और उसका अगला निशाना कंपनी की आने वाली सबसे बड़ी खेप है। उसी समय दूसरी तरफ एक रहस्यमयी व्यक्ति मोबाइल पर मैसेज भेजता है। मैसेज पढ़कर साफ पता चलता है, अगला कंसाइनमेंट भी रिजेक्ट होगा। भारद्वाज कंपनी का नाम हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। इससे साफ हो जाता है कि कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। कैफे में रोहन पूरे दिल से आराध्या को खुश करने की कोशिश करता है। वह उसका पसंदीदा पिज्जा और कोल्ड कॉफी ऑन ऑर्डर करता है। उधर आराध्या लगातार विवान को कॉल कर रही होती है, लेकिन विवान उसका नंबर ब्लॉक कर देता है। ये देखकर आराध्या बेचैन हो जाती है। रोहन प्यार से पूछता है, क्या हुआ? तभी आराध्या बिना किसी झिझक के कह देती है, हमारा रिश्ता खत्म है, मुझे तुम्हारे साथ घुटन महसूस होती है। ये सुनते ही रोहन का दिल टूट जाता है। वह उसका हाथ पकड़कर पूछता है, इतने दिनों का प्यार, क्या बस इतनी सी बात थी? आसपास बैठे लोग गलत समझ लेते हैं कि रोहन लड़की को जबरदस्ती रोक रहा है। कुछ युवक तुरंत उठते हैं और रोहन की पिटाई शुरू कर देते हैं। आराध्या बिना एक बार पीछे देखे वहां से भाग जाती है। इसी दौरान चंद्रभागा वहां पहुंचती है। वह रोहन को बचाती है और कहती है, मैं तो आराध्या को रोकने आई थी, लेकिन उसने फिर वही किया। मैंने पहले ही कहा था, शर्मा परिवार की लड़कियों पर भरोसा मत करना। रोहन चुपचाप दर्द सहता रहता है। ऑफिस लौटकर अपराजिता लगातार गद्दार के बारे में सोच रही होती है। तभी उसकी नजर मोहित पर पड़ती है। मोहित किसी से बेहद धीरे धीरे फोन पर बात कर रहा होता है। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देती है। वह कह रहा होता है, नहीं, अभी नहीं, सब संभाल लूंगा। तभी सामने से रक्षित आता दिखाई देता है। रक्षित को देखते ही मोहित तुरंत कॉल काट देता है और मोबाइल जेब में रख लेता है। ये देखकर अपराजिता के मन में शक और गहरा हो जाता है। वह सोचती है, मोहित आखिर किससे बात कर रहा था और वह रक्षित से क्या छिपा रहा है? रक्षित मोहित को अपने केबिन में बुला लेता है। उधर अपराजिता की नजर अचानक ईरा के केबिन की तरफ जाती है।
वहां उसे हुडी पहने वही रहस्यमयी आदमी दिखाई देता है। वह तुरंत उसके पीछे जाती है, कमरे में घुसकर जोर से पूछती है, कौन हो तुम? वह सिक्योरिटी बुलाने की धमकी देती है। घबराकर हुड्डी वाला आदमी उसे धक्का देता है। अपराजिता भी उसका हाथ पकड़ लेती है। दोनों के बीच हाथापाई होती है। किसी तरह वह आदमी भाग निकलता है, लेकिन भागते समय उसके हाथ पर गहरी चोट लग जाती है। अपराजिता सोचती है, कम से कम अब उसकी पहचान का एक निशान मेरे पास है। इसी बीच इरा अपने केबिन में पहुंचती है। वह अपराजिता को देखकर आग बबूला हो जाती है। वह चिल्लाकर कहती है, तुम मेरे केबिन में क्या कर रही हो? और मेरे लैपटॉप का पासवर्ड तुम्हें कैसे पता? अपराजिता समझाने की कोशिश करती है, मैं किसी को पकड़ने आई थी, लेकिन इरा उसकी एक नहीं सुनती है। मोहित सुधा को शांत कराने की कोशिश करता है। इधर रक्षित को फिर होश आता है। वह अपने घायल हाथ को रूमाल से बांधता है ताकि खून रुक सके। वह खुद से कहता है कि अभी उसका मरना संभव नहीं है। वह मजाक करते हुए भगवान से कहता है कि वह काफी महत्वपूर्ण इंसान है और बहुत से लोग उसे पसंद करते हैं। इसके बाद उसका चेहरा गंभीर हो जाता है और वह कहता है कि उसे अपराजिता के पास वापस जाना है। उधर अपराजिता मॉल के अंदर लगातार रक्षित का नाम पुकारती हुई उसे खोज रही है। वह भगवान से प्रार्थना करती है कि किसी तरह उसे रक्षित का पता मिल जाए। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक चीज पर जाती है। वह रक्षित का फोन देखकर चौंक जाती है। अपराजिता फोन उठाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे यकीन हो जाता है कि रक्षित जरूर इसी जगह के आसपास है। एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आगे आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि अपराजिता आखिरकार कोल्ड स्टोरेज रूम तक पहुंचती है। अंदर उसे रक्षित बेहोशी की हालत में दिखाई देता है। वह उसके पास बैठकर रोते हुए कहती है कि रक्षित उसे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि उसे उससे प्यार हो गया है। मुझे तो लगता है कि अपराजिता के दिल की बात आखिरकार बाहर आने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या रक्षित उस वक्त होश में होगा? अगर वह बेहोश रहा तो शायद अपराजिता अपने इस इजहार को बाद में उससे छिपाने की कोशिश करे। वहीं रक्षित का इस हालत में पहुंचना साफ संकेत देता है कि हुड्डी वाले शख्स के पीछे कोई बड़ी साजिश है। रक्षित को कोल्ड स्टोरेज में किसने कैद किया? क्या वह हुडी वाला शख्स है? क्या रक्षित अपराजिता का प्यार सुन पाएगा? और क्या अपराजिता उसे समय रहते बचा पाएगी?